हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज अध्याय 3 पढ़ेंगे, जो कि 6 क्लास का एनसीईआरटी है, ये हिस्ट्री का। और इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और 2 पढ़ चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी तक वीडियो ये पहुँच जाए। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है आरंभिक नगर, ये अध्याय का नाम है। चलिए इस अध्याय को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। पुराने भवनों का संरक्षण। देखिए, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर घर में तारीफ कर रहे हैं, जिसमें गली के बच्चे भूत घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखा है? दूसरे महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घरों को सुरक्षित रखने के लिए इनकी मरम्मत करने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि ये पुराने खंडरों के लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये दो लड़के हैं, और एक का नाम है जसपाल और दूसरा का नाम है हरप्रीत। और ये लोग अपने घर के गली में क्रिकेट खेल रहे थे। और जब ये क्रिकेट खेल रहे थे तो देखा कि कुछ लोगों ने वहाँ पे एक पुराने घर था, जिसको कुछ लोगों ने बहुत ही तारीफ कर रहे थे। और ये लोग उस घर को भूतिया घर मानते थे। और वहीं पे एक महिला तो थी, वो बोली कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को वो मरम्मत का इंतजाम करे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसमें से काम के जुटे इंजीनियर में अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसे खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा खंडरों को हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। और आज के आधुनिक पाकिस्तान में जो पंजाब शहर है, उसमें रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। और उसमें जो भी वर्कर अंग्रेज लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने ये हड़प्पा स्थल से बहुत सारे ईंट ले गए। उन्हें लगा कि ये एक खंडर है और इसमें से ईंट लगाया जा सकता है। तो वो लोग ईंट उखाड़ते समय कई इमारतें नष्ट कर दिए, और वे अपने रेलवे लाइन बिछाने में ईंट का उपयोग करने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीपों का सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर का खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह का सभी पूरा स्थलों जो इमारतें चीज़ें से बनी है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का इमारतें कहा गया। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। और इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। जब वे लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्होंने कई इमारतें नष्ट कर दी थी। और उनके 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नगरों की विशेषता क्या थी? देखिए, इन नगरों में कई के 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा में बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, जबकि निचले वाले हिस्सों को नगर कहा। और वहाँ पे दो या उससे अधिक हिस्सों में नगर विभाजित किए गए थे। ऊपर वाला नगर छोटा था, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा, और नीचे वाले नगर जो था वो बड़ा था, जिसे उन्होंने नगर कहा। ठीक है। दोनों हिस्सों की चरदीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इस ईंटों में अच्छी तरह की पकी थी, और इसमें हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंट का चुनाई करते थे, जिससे दीवार खूब मजबूत रहते थे। और उस समय के कारीगर
ईंट से दीवार को इतने अच्छे से चुनाई करते थे कि वो हज़ारों सालों तक वो अभी तक है, अभी तक वो नष्ट नहीं हुआ है, और ईंट भी इतना मजबूत था कि वो अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। और उस समय हड़प्पा सभ्यता में एक नगर जो ऊपरी नगर था जिसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, उसमें एक खास स्नानागार बनाया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया गया है, और इसमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर को दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें इनमें पानी भरने के लिए कुआं का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कुएं से पानी इसमें भरा जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब कि जो ये स्नानागार था उसमें दो सीढ़ियाँ था उतरने के लिए, और इसमें चारकोल का प्रयोग किया गया था ताकि उसमें से पानी का रिसाव ना हो। ठीक है, और इसमें ऐसे लगता है, और इसमें खास बात यह थी कि इसमें इसका उपयोग कर इसमें जो भी पानी रहता था उसको निकाल दिया जाता था, और पानी कुएं से भी भरा जाता था। ठीक है, इसमें विशेष लोग आते थे स्नान करने के लिए विशेष अवसरों पर। कालीबंगा और लोथल जैसी अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभव यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा और लोथल जैसे जो नगर है उसमें अग्निकुंड मिला है। इससे यह ज्ञात होता है कि लोग उस समय यज्ञ भी करते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका स्नानागार है, यही स्नानागार है। ठीक है, देख लीजिए इसे। चलिए, भवन, नाले और सड़कें। उस समय की भवन, नाले और सड़कें कैसे रहती थी इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इस नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर में आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में यह नालों में मिल जाती थी। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण से जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता था जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती है। नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, और उस समय की नाली इतना अच्छे तरह से बनाया जाता था कि नाली को ढका जाता था, और उसमें कुछ दूरी पर उसमें मेन होल छोड़ दिया जाता था ताकि वहाँ से उसकी साफ सफाई और देख रेख किया जा सके। और इतना अच्छे तरीक़े से बनाया जाता था कि पानी के गिरने के लिए नाली थोड़ा ढलाव बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से चला जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नगरीय जीवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनवाने की योजना में जुटे रहते होंगे। संभवतः यहाँ के शासक यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। और ये भी संभव है कि वहाँ के जो भी शासक रहते होंगे वो दूर दूर तक भेज कर वो बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य धातु का भी मंगवाते होंगे, अनुपयोगी चीज़ें भी मंगवाते होंगे वो लोग। ठीक है, शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहर पर तो लिखा ही थे, और शायद अन्य चीज़ भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। और उस समय जो थे शासक लोग बहुमूल्य जैसे सोने चांदी ये सब अपने पास रखते थे, बहुमूल्य धातु को अपने पास रखते थे। और उस समय मुहर का भी प्रचलन था। इससे जो कारीगर मुहर भी बनाते थे, और ऐसे भी मोहर बनाते थे
अभी कुछ मोहर मिला है और कुछ नहीं मिला है, जिससे ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसा भी मोहर था जो इतने दिनों तक नहीं रह पाया, वो नष्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों के किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ के उपयोगी वस्तु भी लाते थे, और साथ ही लाते थे सुंदर देसी किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बनी कई खिलौना भी जिनसे बच्चे खेलते थे, और मिट्टी का बने खिलौना भी लाते थे जिनसे बच्चे लोग खेलते थे भी। और शायद ये भी हो सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों शिल्पकारी होंगे, और उस समय के व्यापारी लंबी लंबी यात्रा भी करते थे। ठीक है, देखिए कुछ चित्र बनाया गया है, और ये आपका खिलौना है मिट्टी का। देखिए इससे बच्चा खेलते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है नगर और नए शिल्प। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ वहाँ मिली है। उनके अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तु मनके और बाट और फलक है। और वहाँ पे सबसे आकर्षित करने वाली जो वस्तु है वो मनके और बाट है। ठीक है, और तांबे और कांसे का उस समय औजार और हथियार भी बनाया जाता था, और बर्तनें भी बनाई जाती थी, और खासकर सोने और चांदी का गहने और बर्तन बनाया जाता था। ठीक है, ये देखिए ये आपका शायद कांसा है ये, और ये हो सकता है तांबा, सोना, चांदी, ये सब। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे। इसमें आयताकार मुहर के समानांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उस समय मिट्टी का भी बर्तन बनाया जाता था जो काले रंग से लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उसमें रंग दिया करते थे। ठीक, उसको रंग दिया करते थे। संभवतः यहाँ पे देखेंगे संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपकी हुई मिली है। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी टकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देता है, और उस समय हमें कुछ कपड़ा का अवशेष भी मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसे। और पक्की मिट्टी के फेन से बनी टकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत भी हमें मिला है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा। विशेष से उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहर के में पंजीकरण करना। और विशेषज्ञ यही लोग हैं जो वो किसी खास तरह का वस्तु बनाते होंगे। जैसे पत्थर तराशने, वो पत्थर को तराशते थे और उनका हथियार बनाते थे। मनके को चमकाते थे और मुहर पर पंजीकरण करते थे। पृष्ठ 28 को देखें तो मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसमें दाढ़ी जो होता है वो कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये देखिए आप लोग मूर्ति को, ये देखिए ये कितने अच्छे तरह से इसका दाढ़ी बनाया गया है, और कितनी अच्छा ये मूर्ति उस समय भी बनाया गया है। उस समय भी बहुत ही अच्छे चित्रकारी भी होता था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षित हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ही इस काम को दक्ष देते होंगे। हो सकता है कि पुरुष और महिला दोनों काम करते हो, और ये भी हो सकता है कि केवल पुरुष करता हो या केवल महिला करते हो। ठीक है, देखिए फेयंस के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़े, और यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है फेयंस।
पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या एस्फाल्टिक पत्थरों के चूने का गोंद मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। उन चिकनी परतों में रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेयंस में मन के चूड़ियाँ, बालू और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। यह फेयंस जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, जैसे हमें शंख और पत्थर मिल जाते हैं। फेयंस को कृत्रिम रूप से मानव द्वारा तैयार किया जाता है। यही है ये फेयंस, यही है फेयंस। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या कच्चे माल की खोज है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कच्चे माल में उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उन्हें उत्पादक करते हैं, जैसे 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 लकड़ी या धातु अयस्क। एक मिनट। धातु अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इन्हें फिर से कई तरह के चीज़ बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चे माल है, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग को कई चीज़ वहीं से मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों में वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसे देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे के संभवतः आज में राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये जो पश्चिम एशियाई देश है उसमें आयाम एक देश का नाम है, वहाँ से तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर या आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, इन चीज़ों को देखिए। और खिलौना और दूसरी मुहर। हाँ, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुम पहियों वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। और उस समय हड़प्पा के लोगों के लिए भोजन क्या था, वो लोग क्या खाते थे, इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों खाने के सामान ये देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दाल और मटर, धान, तिलहन और सरसों उगाते होंगे। ये सब चीज़ उस समय लोग उगाते थे। खेती करना अच्छी तरह से जान गए थे और लोग खेती भी करने लगे थे। ठीक है, जमीन के जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल में हल का तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिले हैं। हल तो उस समय नहीं मिला है, पर हल के आकार का ये एक खिलौना मिला है। ठीक है, और लकड़ी का होगा, सड़ गया होगा, इतना दिन तक लकड़ी रह नहीं सकता, इसलिए नष्ट हो गया होगा, पर मिट्टी का बना ये खिलौना मिला है हल के आकार का। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों का सिंचाई किया जाता होगा। हो सकता है उस जगह पे बारिश बहुत ही कम होती थी और पानी को ये लोग संचय किया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उस फसलों के लिए सिंचाई भी करते होंगे। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब में चारागाह होता था, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों में झुंडों में चारा पानी के तलाश में दूर दूर तक जाती थी। और उस समय चारागाह भी होता था पशुओं को चराने के लिए। पर जब सूखे का दिन आता था तो वो गाय, भैंस और भी जानवर दूर दूर तक चरने के लिए जाते थे।
वे वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। और उस समय लोग शिकार भी करते थे, फल भी खाते थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे, मछली भी खाते थे। आगे देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, देखिए कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये धौलावीरा एक नगर का नाम है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, वहाँ धौलावीरा नगर में 3 भागों में विभक्त बांटा गया है था। इसमें हर हिस्सा में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और इसके हर हिस्से में जो 3 भाग में बांटा गया था, उसमें हर हिस्से में बड़े बड़े पत्थरों का दीवार भी बनाया गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। और इसके अंदर यानी कि धौलावीरा के अंदर जाने के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था। और धौलावीरा में एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों में पत्थर का खुदा पाया गया है। और उसमें बड़े अक्षरों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी जरा गया था। हाँ, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा में लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात की खमियात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। और धौलावीरा एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहाँ कीमती पत्थर आसानी पर मिल जाते थे। यह पत्थर शंख और धातु के बनाई जा गई चीज़ों में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारा गृह था। जो भंडार गृह में कई मुहर और मुर्दाकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। और मोहर जो था उनको गीली मिट्टी पर दबाया गया था, जिनके उसे चित्र उखड़ गया था, वो देखने को मिला है लोथल में। ठीक है, यहाँ पर एक इमारतें मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने के काम होता था। पत्थर के टुकड़े बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। तैयार मनके भी यहाँ से मिले हुए हैं। देखिएगा मुद्रा और देखिए मुद्रा मुहर और मुद्राकन या मुहरबंदी, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यही मुहर पे मिट्टी पे गीले मिट्टी पर मुहर लगाया गया था जिसका चित्र मिला है। मुहर का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों के थैली पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उन पर मुहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर के छापे के मुहर बंदी कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी वस्तु भेजी जाती थी उस पर मिट्टी लेप दिया जाता था और मुहर मार दिया जाता था। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ये भी बात है कि अगर वो मान लीजिए कि वो मुहर मारा हुआ है और वो मिट्टी अभी तक टूटी नहीं है, तो यह साबित होता है कि मुहर के साथ सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। अन्यथा अगर टूटा मिला तो सामान के साथ छेड़खानी हुआ है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ, इसका रहस्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसका अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़े बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों के कचरे ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। और अचानक ये सब होने लगा। आज से 3900 साल पहले लोग नगर छोड़ने लगे, मुहर बाट का प्रयोग बंद कर दिए,
कच्चे माल का आयात बहुत ही कम हो गया और इनके सड़कों पर कचरे इकट्ठे होने लगे, नालियों में कचरे भरने लगे। ये सब होने लगा अचानक ही। आगे देखते हैं यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य की कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी और इसके अलावा मवेशियों में बड़े बड़े झुंड में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। देखिए, ये कारण जो भी बताते हैं कि हो सकता है कि बाढ़ आ गया हो सकता है कि उस समय, और कुछ लोग कहते हैं कि नदियाँ सूख गई होगी और कुछ लोग कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। लेकिन इन सब कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर नगरों का अंत कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। हाँ, कुछ ही इलाकों में होता है नदियों और बाढ़। ऐसा नहीं है कि पूरा सभ्यता ही समाप्त हो जाए, कुछ और ही कारण हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन के असर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में ईंट और छोटे बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। और नए नगर का विकास कैसे हुआ और वो नगर कौन था, इसका हम लोग जानकारी अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढे। मिस्र एक देश है और नील नदी के आसपास वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। और मिस्र जो देश है उसका अधिकांश भाग जो है रेगिस्तान का है। लगभग 500 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और जीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। और मिस्र का जो शासक था वो सोना, चांदी और हाथी के दांत और हीरे जवाहर जो भी लाना था वो दूर दूर तक अपने सैन्य भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत ही बड़े बड़े मकबरा बनाए जिसे पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हें पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो हम लोग मम्मी का नाम सुनते हैं वो यहीं से आता है, देख लीजिए। उनके शवों में के साथ और भी अनेक चीज़ दफनाई जाती थी। इसमें खास पेय वस्त्र, गहने वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ साथ सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था। और कभी कभी अगर किसी राजा का मृत्यु हो गया तो उसके साथ साथ जो भी उसका सेवक था उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र का सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। देखिए, वे लोग उन राजाओं को ऐसे ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, इसमें दफनाया जाता था। ठीक है, इसी को मकबरा उस समय। और सोचिए कि उस समय का कारीगर कितना अच्छे होंगे, कितना समृद्ध होंगे कि ऐसे ऐसे मकबरे बनाते थे। देखिए, यहाँ पे पत्थर ले जाने में वो किस चीज़ का उपयोग करते थे, कैसे वो लोग पत्थर चढ़ रहे थे। सोचने वाला बात है कि ऐसे, और इतना भारी भारी पत्थर वो लोग कैसे चढ़ा देते। उस समय तो हाइड्रा भी नहीं होता होगा कि वो लोग पत्थर उससे टांग लेते होंगे। ये सोचने वाली बात है कि आखिर वे लोग कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे कि ऐसे मकबरा बना देते थे। ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इस चैप्टर को आज हम लोग कवर कर लिए और अगले दिन अध्याय 4 हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया
सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।